अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद अरफात अली है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक ख़ास केस के हवाले से बात करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो कराची का एक मर्डर का केस है, आजकल हर टीवी चैनल पे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको उसी की बाज़गाश नज़र आएगी। तो इसी हवाले से और इस पूरे केस को शुरू से लेकर आखिर तक तारीख़ के हिसाब से, डेट के हिसाब से और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने के हवाले से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। इस केस में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप कहीं और से नहीं मिली होगी, वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। मर्डर और होमिसाइड, जिसको इंग्लिश में होमिसाइड भी कहते हैं, मर्डर भी कहते हैं, ये जराइम की दुनिया के दो बड़े क्राइम्स के अंदर आता है और दुनिया भर में मुख्तलिफ रेट है। एक पहले इसके बारे में थोड़ा सा सोचा मैंने कि आपके साथ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर करता चलूँ। तो अगर स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में इसका रेट है 4.21, मतलब 4.21 लोग हर 1 लाख में से तकरीबन 4.25 लोग कत्ल किए जाते हैं, जो कि दुनिया भर के रेट से बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में ये रेट है वो है कीनिया, और वहाँ पे 53 हर 1 लाख में से 53 लोगों को कत्ल किया जाता है। तो पाकिस्तान में भी मर्डर्स और बहुत सारे मर्डर्स ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन ये केस रिपोर्ट हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस पे आते हैं तो इस केस में सबसे पहले शुरुआत होती है 6 जनवरी से, जब शाम के 6 बजे मुस्तफ़ा आमिर जो एक DHA का रिहायशी लड़का है, 23-24 साल का, वो अपने घर से निकलता है अपने दोस्त की तरफ जाने के लिए और बस इतना ही अपनी वालदा को बताता है। तो उसके बाद वो लौटता नहीं है, रात हो जाती है। इवन उसके घर वाले उसके दोस्तों के यहाँ और हर जगह मालूम करते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जाके, ज़ाहिर है जब वो परेशान होते हैं घर वाले के, कहीं से पता ही नहीं लग रहा उसका, तो नेक्स्ट डे जाके उसकी FIR 7 तारीख को FIR के पुलिस के पास जाके वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो शुरू में तो ये किडनैपिंग केस की तरह लग रहा था कि ज़ाहिर एक डिफेंस में आपको पता है अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं या अपर क्लास लोग रहते हैं, तो उनके माँ बाप को ये डर लगा कि कहीं हमारे बेटे को किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, और वो रैंसम मनी के लिए या कोई और वजह से। तो बहरहाल ये उन्होंने उसमें वहाँ पे FIR भी दर्ज कराई 7 तारीख को। उसके बाद ये केस आगे बढ़ता है। पुलिस की तरफ से वालदा के कहने के मुताबिक, जो लड़के की वालदा हैं मुस्तफ़ा आमिर की, उनके कहने के मुताबिक पुलिस की तरफ से कोई ख़ास शुरू में हमें नहीं मिला, हमें हेल्प नहीं मिली। तो AVCC जो किडनैपिंग के केसेस देखती है, ख़ास पुलिस का एक इदारा है, तो उसके पास फिर उन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ से कुछ अपने रिसोर्सेज भी लगाए, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े इन्फ्लुएंसिंग लोग भी हैं, DHA में रहने वाले हैं, उनके जान पहचान है, नेटवर्किंग है। तो उन्होंने अपनी उससे कोशिश करके जब मालूमात करवाई तो पता नहीं चल रहा था उनके बेटे का काफ़ी अरसे तक। उसकी एक वजह ये थी कि बेटा उनका मुस्तफ़ा आमिर जो है, ये लड़का, वो मोबाइल में सिम इस्तेमाल नहीं करता था, और ये उसकी वालदा ने भी कंफर्मेशन की कि वो सिम इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि सिर्फ इंटरनेट वाली एक डिवाइस साथ रखता है और विदाउट सिम मोबाइल इस्तेमाल करता है। उसके पीछे भी एक रीज़न था जो कि बाद में आगे आपको पता भी चलेगा। तो बहरहाल वो कई तरीके से उसकी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है और कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिम थी नहीं, लोकेशन ट्रेस करना आसान नहीं था। और उसकी वालदा ने भी हर सबसे मालूमात की उनके दोस्तों से, तो दोस्तों ने भी कोई हामी नहीं भरी। फिर तकरीबन 2 हफ्तों के बाद एक कॉल आती है लड़के मुस्तफ़ा आमिर की घर पे कि किडनैपिंग के हवाले से कि आपके बेटे को किडनैप कर लिया और 2 करोड़ रुपए हमें रैंसम कॉल दी जाए। और उसके बाद फिर पुलिस उसको ट्रेस करने में लगती है, AVCC भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो वहाँ से जब उसको ट्रेस करने में फिर आगे जाके ये बात पता चलती है और खुलती है कि AVCC ने जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनी की तरफ से जो इंटरनेट प्रोवाइडर भी है, उसका जो डिवाइस का सारा डेटा ट्रेस करके तो फिर पता चलता है कि एक लड़के का दोस्त अरमा खान, जो कि वो ख़ुद भी DHA में रहता है, गिजरी के इलाके में, जो कि ज़्यादा लड़के के घर से बहुत ज़्यादा
डिस्टेंस पे नहीं है, एक ही एरिया कहलाता है। तो वो वहाँ पे गया था उसके यहाँ, और उसकी लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहाँ से मिली। तो इस बात को 6 जनवरी को वो लड़का अपने घर से गया, लापता हुआ, और ये बात खुलते खुलते तकरीबन फरवरी के शुरू के दिनों में ये चीज़ें कंफर्मेशन हुई। तो 8 फरवरी की ये बात है, मतलब 6 जनवरी को लड़का अपने घर से लापता हुआ। 8 फरवरी को 1 महीने और 2 या 3 दिन के बाद पुलिस ने एक उसके दोस्त जो कि अरमागान जिसका नाम है, उसके घर में रेड करती है पुलिस। तो पुलिस फोर्स होती है जो कि रेड करती है, और इस घर में इस तरह की सूरत हाल थी कि जब पुलिस वहाँ रेड करती है तो पुलिस को हजीमत का सामना उठाना पड़ता है, और वहाँ पे उन पे फायरिंग हो जाती है। ऊपर से वो लड़का जो दोस्त था उसका, जिसका नाम अरमागान भी है, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर देता है, और उस नतीजे में उसके पुलिस के 2 एहलकार, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल है, उनके पैर पे गोली लगती है और दोनों ज़ख्मी हालत में हो जाते हैं, बिल्कुल ज़ख्मी हो गए। उसके बाद पुलिस फोर्स ने और नफरी बुलाई, और ऊपर से जितनी देर पुलिस वहाँ मौजूद रही, वो उस लड़के को गिरफ़्तार करना चाहते थे। नीचे से पुलिस बाहर है, नीचे के फ्लोर पर है, वो लड़का ऊपर के फ्लोर पर है। तो पुलिस उससे कह रही है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, उसको बताते रहे, लेकिन वो कुछ डिले कर रहा था, कुछ टाइम लेना चाह रहा था। तो वो ऊपर से पुलिस पे वक्तन फ़वक्तन फायरिंग ऊपर से करता गया, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि अंदर ज़्यादा लोग मौजूद हैं और पुलिस फिर अंदर ना आए। बहरहाल पुलिस को भी और नफरी को तलब करने में और सारे अरेंजमेंट करने में कुछ टाइम लगा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद तकरीबन पुलिस इस चीज़ में कामयाब हो जाती है, और फिर पुलिस फर्स्ट फ्लोर पे जाके उस लड़के को गिरफ़्तार करती है। जब पुलिस उसे गिरफ़्तार करती है तो बकौल पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वो नशे में था लड़का, और नशे की सूरत में उल्टी सीधी बातें भी कर रहा था। और उसके घर के अंदर से, क्योंकि जब पुलिस अंदर एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि ज़रूरत से ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतज़ामात अंदर थे, जिसमें टेक्नोलॉजी मतलब स्कैनर अंदर मौजूद था। इसी तरह दरवाजे पे इस तरह के टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हुए थे कि किसी के लिए भी अंदर उस घर में आना आसान नहीं था। जब अंदर पुलिस पहुंची है, उसको गिरफ़्तार भी किया, तो पुलिस को वहाँ से 64 लैपटॉप्स भी मिले, और उसके बाद उसको गिरफ़्तार करके पुलिस लेके आ गई। अच्छा, 8 फरवरी को उसको गिरफ़्तार करने के बाद फिर 9 फरवरी को पुलिस ने जब दोबारा वहाँ पे अरमागान के घर पे एक सर्च ऑपरेशन किया, तो पुलिस को वहाँ से खून के कतरे भी मिले, और खून के कुछ धब्बे कारपेट के ऊपर मिले, जिसके वहाँ से सैंपल फिर उसके बाद पुलिस ने रिकवर किया। उस सैंपल को कलेक्ट किया, और सैंपल को ले जाके जब फिर उसको आगे टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजा, तो उससे भी एक चीज़ की कंफर्मेशन ये हुई, क्योंकि वालदा के डीएनए से कनेक्ट करने के बाद पता चला कि वो खून मुस्तफ़ा का ही था। तो यहाँ से ये केस थोड़ा सा खुलना शुरू होता है। और फिर उसके बाद 10 फरवरी को जब पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करती है और उसका रिमांड लेना चाहती है, तो ये इस केस में बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी है कि वहाँ से जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, तो उन्होंने उसका रिमांड, पुलिस को रिमांड नहीं दिया, बल्कि जुडिशल कस्टडी में दे देते हैं, डायरेक्ट जेल भेज देते हैं, जो कि ऐसा उमूमन केसों में होता नहीं है, क्योंकि एक मर्डर का केस सामने आ रहा है, एक किडनैपिंग का केस है, और फिर एक इस तरह का मुलजिम के जिसने पुलिस पे भी फायरिंग कर दी, डीएसपी को ज़ख्मी कर दिया, एक एहलकार को ज़ख्मी कर दिया, लेकिन उस पर भी जज साहब ने मतलब उसको जुडिशल रिमांड पे तो भेज दिया, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया। तो यहाँ से एक सवालिया निशान ज़ाहिर जुडिशरी पे भी उठा और उन जज साहब पे उठा। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से 3 से 4 दिन के बाद दोबारा से पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में इसको केस को लेकर गए, और वहाँ पे उन्होंने रिमांड के लिए इस्तदा लगाई, तो जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने बहरहाल उसकी रिमांड दे दिया। और जब पुलिस को उसका रिमांड मिला, तो उसने लड़के ने भी अपनी मतलब ज़बान खोली। पुलिस तो ज़बान खुलवा लेती है, तो उसने अपनी ज़बान खोली, और उसके कहने पर उसने इस कत्ल को
एग्री भी किया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया लड़के को। अच्छा, इससे पहले जिस दौरान अरमगान को जुडिशल कस्टडी में भेज दिया था, जेल भेज दिया था जज ने, तो उसी दौरान पुलिस ने जो अरमगान के मोबाइल से ट्रेस करके एक और शख्स को गिरफ़्तार किया। ये भी लड़का था तकरीबन 25-28 साल का, और इसका नाम था शिराज। ये अरमगान का दोस्त बताया जा रहा था, और बताया जा रहा है कि ये अरमगान के साथ स्कूल में पढ़ा करता था, इसकी बचपने की दोस्ती थी। और बीच में फिर जैसे स्कूल ख़त्म हुआ तो दोस्ती फिर तकरीबन ख़त्म हो गई, इतना मिलना जुलना नहीं रहा। लेकिन पिछले 1.5 साल से इस लड़के के मुताबिक कि 1.5 साल से दोबारा से इनकी दोस्ती हुई, और जैसे ही दोबारा दोस्ती हुई तो फिर ये बहुत ज़्यादा अरमगान के साथ रहने लगा। और यही वो लड़का है कि जिसने अरमगान, जो कि मेन प्राइम सस्पेक्ट है, उससे पहले इसने ही मतलब अपनी ज़बान खोली और इसने पूरा केस खोला। और इसने ये बताया कि मैं उस वक्त मौजूद था, मेरे सामने ही मुस्तफ़ा को किस तरह मतलब इसने अरमगान ने 6 तारीख को अरमगान के घर पे मुस्तफ़ा आया, और उसके बाद एक छड़ी इसने निकाली जो अमेरिकन साख्त की छड़ी थी, कोई मिलिट्री के यूज़ में इस तरह की होती है, रॉड की। उससे बुरी तरीके से अरमगान ने जो है उसको पीटा मुस्तफ़ा को, और बहुत बुरी तरीके से पीटा, और नशे में भी था उस वक्त अरमगान, बुरी तरीके से पीटते रहा। वक्त के साथ साथ थोड़ी देर रुकता जब थक जाता, और उसके बाद दोबारा से उसको पीटना शुरू करता। अब इसके पीछे वजह क्या थी, ये लड़का कहता है मुझे नहीं पता। और इस बुरी तरीके से पीटने के बाद मुस्तफ़ा की हालत तो बहुत बुरी हो गई थी। ये शिराज सारी कहानी बता रहे कि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, उसके हाथों से और पैरों से बहुत ज़्यादा खून रिस रहा था। और इसी दौरान, मारने के दौरान, अरमगान ने जो है अरमगान की स्टिक जो है उसने मुस्तफ़ा ने अपने हाथ से पकड़ ली। तो अरमगान ने, उसके पास इल्लीगल असलहा बहुत सारा वहाँ से मिला जो उसके घर से, तो उसके पास मौजूद था, और वो उसने जो है बेतहाशा उससे अंदर ही फायरिंग 3-4 की, ये लड़का शिराज बता रहा है। लेकिन गोली उस वक्त मुस्तफ़ा के लगी नहीं थी। बहरहाल उसके बाद फिर ये शिराज का कहना है कि उसके बाद ये दोनों अरमगान ने गाड़ी में एक कपड़े में उसको बांधा ज़ख्मी हालत में मुस्तफ़ा को, और उसके बाद मुस्तफ़ा की गाड़ी जो कि मार्क एक्स गाड़ी है, और उसमें उसके डिग्गी में डाल के फिर उसके बाद इसको भी एक पेट्रोल टैंक फुल किया, और पेट्रोल इसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा उस बॉटल के अंदर वो अपने साथ रख के शिराज को भी अपने साथ बिठा के, और शिराज को अपने साथ बिठा के फिर गाड़ी में ये वहाँ से निकले। और वहाँ से निकलते BHA से निकल के और फिर मुख्तलिफ एरियाज़ को क्रॉस करते हुए ये कराची का जो दूसरा कोना है हब चौकी, सुरजानी 4 के चौरंगी से लेफ़्ट जाके हब चौकी पहुँचे। हब चौकी से भी थोड़ा सा कई किलोमीटर आगे जाके वहाँ जाके एक ऐसी जगह जो कि बलूचिस्तान के बॉर्डर के अंदर थी और नहायत ही अंधेरा था, ऐसी जगह पे अरमगान ने गाड़ी रोकी और गाड़ी के जाके पीछे डिग्गी खोली। तो शिराज का कहना है कि उस वक्त मुस्तफ़ा मतलब होश में था, हाँ बहुत ज़ख्मी हालत में था, चल फिर नहीं सकता था, लेकिन एक तरीके से दर्द से वो तड़प भी रहा था, लेकिन होश में था और ज़िंदा था। तो अरमगान ने वो जो ऑयल की एक बॉटल लेके आया था जिसमें फ्यूल बचा हुआ था, पेट्रोल था, वो पेट्रोल छिड़क के उस गाड़ी को आग लगा दी। उसके बाद आग लगाने के बाद फिर ये वहाँ से पैदल चले हैं वापसी, क्योंकि दूर दूर तक आसानी से गाड़ी मिलती नहीं थी, रात का टाइम था, दूर दूर तक ये पैदल चलते रहे। फिर आगे एक होटल मिला, वहाँ पे इन्होंने चाय पी, कुछ देर आराम भी किया। यहाँ तक के होते होते अगले दिन की सुबह हुई, तब जाके थोड़ी रोशनी हुई। तो ये थोड़ा सा उस होटल से निकल के थोड़ा आगे चलें तो एक सुजुकी वाला इनको मिला है। उस सुजुकी वाले से इन्होंने इन दोनों ने मतलब अरमगान ने सुजुकी वाले को फिर कुछ 2-3 हज़ार रुपये का कहा, तो उसने इनको 4 के चौरंगी पे लाके छोड़ा सुरजानी में, जो कि शहर कराची का, फिर आप समझें कि कराची शहर के अंदर क्या एक एरिया आ जाता है। फिर वहाँ से मतलब रिक्शा लेके, ऑटो लेके ये BHA तक पहुँचे। तो इस तरह शिराज ने पूरा केस को ओपन किया और उसके बाद फिर केस आगे बढ़ता है। तो जब सिंध पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में रिमांड के लिए इस्तदा की, तो सिंध हाई कोर्ट ने भी
इस मामले की जो सेंसिटिविटी को देखते हुए उसने रिमांड दे दिया। पहले 4 दिन का रिमांड दिया और उसके बाद दोबारा अभी 22 तारीख को 5 दिन का रिमांड उनको दे दिया गया। तो उस दौरान भी उसने बहुत सारे इंकशाफात किए। अरमागान जो कि प्राइम सस्पेक्ट है जो लड़का, तो ये लड़का असल में इसने ना सिर्फ ये कि ये भी कबूला कि मैं ड्रग्स लेता हूँ, ड्रग्स के कारोबार में भी इन्वॉल्व हूँ। जो लैपटॉप्स इसके घर में मिले, इसका कहना है कि मैं कॉल सेंटर चलाता था। लेकिन जो केस में अहम बात है वो यही है कि जो लैपटॉप्स जो इसने पुलिस को 3-4 घंटे इंगेज किया, जब पुलिस ने इसके घर में रेड किया तो उसके पीछे असल वजह यही थी कि ये अपने लैपटॉप्स में से डेटा डिलीट कर रहा था या कहीं ट्रांसफ़र कर रहा था, क्योंकि ये कोई इलीगल काम करता है ये शख्स। और ये लड़का बिल्कुल सेपरेट वहाँ पे रहता था, अपने पेरेंट्स से सेपरेट रहता था, 25-28 साल का लड़का। और ये बहुत इसके ठाट बाट थे। तकरीबन कई गाड़ियाँ इसके साथ होती थी, 30-40 गार्ड्स अपने साथ रखता था पूरे मोहल्ले में एक अपनी धाक बिठाने के लिए। और पैसा इस तरह कमा रहा था जो ये वहाँ पे या तो क्रिप्टो के कुछ फ्रॉड्स में इन्वॉल्व था। इस चीज़ को अभी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं एजेंसीज़ और FIA भी कि ये क्रिप्टो करेंसी में या फिर इलीगल कॉल सेंटर्स चलाता था जिसमें डॉलर्स में बाहर के क्लाइंट्स को चीट करके और फिर उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर और वहाँ से फिर उनसे पैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। तो जब ही इतनी जल्दी ये कुछ अरसे में करोड़ों से अरबपति तक बन गया और नशे करता रहा। मुख्तलिफ पार्टीज़ इसके घर में होती थी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा रिच हो गया, बिल्कुल मिडिल क्लास से लेकर, ये इसके दोस्त शिराज का भी कहना है। तो ये पूरी कहानी है। इस केस में लड़के की मुस्तफ़ा की वालदा ने बहुत उनकी एफ़र्ट नज़र आई, वो मीडिया पे आई और मुख्तलिफ़ इदारों के साथ, जिसमें पुलिस है और AVCC है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल, उसके साथ मिलकर इन्होंने और ACLC, CPLC, उनके साथ मिलकर इनकी पूरी कोशिश रही कि अपने बेटे तक पहुंचाया जाए। और जब मीडिया पे ये बात असल में खुली है तो तभी जाके पुलिस की भी फुर्तियाँ नज़र आई, ये उनकी वालदा का कहना है मुस्तफ़ा की। बहरहाल अब ये केस तकरीबन काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ इस केस के हवाले से, ये मर्डर का केस और किडनैपिंग का और मर्डर का केस तो सामने आया ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए पंडोरा बॉक्सेस भी खुल गए हैं, जिसमें से एक चीज़ ये है कि ये भी बात सामने आई कि मुस्तफ़ा जिसको कत्ल किया गया है वो लड़का ख़ुद भी ड्रग्स की स्मगलिंग में भी मतलब इंपोर्ट कहीं से करवाता था और फिर यहाँ पे वो ड्रग्स लोगों तक, जिसमें मुख्तलिफ़ ड्रग्स हैं जो कि यंग जनरेशन में DHA में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या थोड़ी सी या कुछ और भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो वीड जिसे कहते हैं, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो वो वीड वो करता था और वो अरमागान को, असल में अरमागान का दोस्त नहीं था बल्कि अरमागान को ये ड्रग्स ही सप्लाई करता था। और इसी दौरान इनकी दोस्ती भी हुई और कुछ फिर ये बात आगे बढ़ी। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि लड़के की वालिदा ने भी ये मतलब इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि कोई लड़की है मार्शा शाहिद, जिसकी वजह से अरमागान और मुस्तफ़ा के बीच में कुछ ऐसी बात थी कि अरमागान को ये जेलसी हुई कि ये लड़की मुस्तफ़ा से ज़्यादा क्लोज़ क्यों है, और इसी की बदौलत उसने अचानक इस तरह प्लान करके मुस्तफ़ा को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया। इसके साथ साथ एक और जो है वो गिरफ़्तारी भी हुई है, जो एक मशहूर पाकिस्तानी एक्टर, ड्रामा एक्टर साजिद हसन, उनके बेटे को साहिर हसन शायद उसका नाम है, उसको भी गिरफ़्तार किया। तो जिससे ये चीज़ खुल के सामने आई कि किस तरह DHA और उसके मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में, क्लिफ्टन जो पोश एरिया थे, किस तरह ड्रग्स आसानी के साथ जो है प्रिवेल कर चुकी है यंग जनरेशन के अंदर। और सिर्फ यंग जनरेशन में ही बल्कि मुख्तलिफ़ सियासतदान भी अकॉर्डिंग टू उस लड़के के साहिर हसन के मुख्तलिफ़ सियासतदानों को, मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ को और इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैं ड्रग्स सप्लाई करता हूँ। वीट मैं कोरियर सर्विसेज के थ्रू तकरीबन महीने की 4-5 करोड़ की वीड मैं इंपोर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इन्हें सप्लाई करता हूँ। तो एक बहुत बड़ा
ड्रग्स का मामला ये भी इस कत्ल की वजह से, इस केस की वजह से खुल रहे हैं। तो देखें इसका फ़ैसला क्या होता है। फ़ैसला तो ज़ाहिर है कोर्ट ने करना है, किस करवट ये ऊँट बैठता है। लेकिन ये केस एक आंखें खोल देने वाला केस है और इसमें सबको अपने बच्चों पे भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत बड़ा सबक भी है, ख़ास तौर पे उनको जिनके बच्चे अभी टीनेज में हैं या टीनेज क्रॉस किए हैं जस्ट, तो उन पे नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है और बच्चों को दूर रखने की ज़रूरत है। सेकेंडली ये कि इसमें हमारे इदारों को बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी और एपिसोड में किसी और टॉपिक के ऊपर या किसी और स्टोरी के ऊपर हाजिर होंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।